सोचे सोचे सोचे, मैं तो आराम कर रहा था। अच्छा यार पढ़ना शुरू कर दो यार, बस कर दो, अब पेपर सर पे आ गए हैं। कितने दिन रह गए हैं पेपरों में अब? बहुत कम। तुम ही थे जो दिन गिना करते थे, छोड़ दिए गिनने। ओहो, होश ही नहीं रहा, प्रेशर पड़ता है। ओके, यू स्ट्रेस जो होती है ना, पॉजिटिव स्ट्रेस को कहते हैं, एक सर्टेन लेवल का स्ट्रेस, ये जरूरी है। लेकिन यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस, जो आपको मेहनत के ऊपर उकसाता रहे। जी कंट्रीब्यूशन में 8 मिलियन पड़ा है। अच्छा लो जी, कंट्रीब्यूशन में 8 मिलियन, नवा कट्टा खुल गया जी, 8 मिलियन पड़ा है। किस लिए है जी? वो तो हमें लोन रीपे करने के लिए मिला था। ओके, यानी कि कैश नहीं, लोन डेबिट हो गया, लोन खत्म हो गया। ये लोन इसीलिए बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा, हमें नजर भी नहीं आया ट्रायल में कहीं, ठीक है। लेकिन ये लोन हमने लिया क्यों था? बिजली का बिल जमा कराने के लिए। बिजली का बिल ज्यादा आया था, याद आया स्टार्ट में क्लास के, जब अहमद नहीं आया था, हमने बिजली का बिल मस्जिद का पे किया था लोन लेके चौधरी साहब से। अहमद चौधरी साहब से लोन लिया था हमने जी। तो वो तो पास कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड थी, तो उसके लिए तो मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, इसको इनकम बनाना है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में डालना है। तो मुझे बताओ, अगर ये यहां पड़ा है तो निकाल लें, पड़ा रहने दें। ये जहां पड़ा है ये रिमेनिंग में पड़ा है, और रिमेनिंग ने कहां जाना है? इनकम एक्सपेंडिचर में, और इसको भी इनकम एक्सपेंडिचर में ही जाना है। तो जिथे पिया उथे पिया रहे, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, ये एडजस्टमेंट इग्नोर करनी थी। बात समझ आई क्यों इग्नोर करना था? बात तो उनको समझ आई ना जो टाइम से आए थे, जिन्होंने बिल मस्जिद का पे करवाया था लोन लेकर। अच्छा, गवर्नमेंट फंडिंग के बारे में बता रहे हैं जी, क्या है? गवर्नमेंट फंडिंग वाज रिसीव्ड टू सपोर्ट पीएससी जनरल ऑपरेशंस, लेकिन फॉर 5 इयर्स, जो कि स्टार्ट होंगे अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल से, नहीं हमारे साल में स्टार्ट हो गए। चलो ठीक है जी। तो गवर्नमेंट फंडिंग जो है वो हमें सपोर्ट करने के लिए आई है। फंडिंग कितनी है? 150, और 5 साल के लिए है। तो 5 साल, अब ये फ्यूचर का एक्सपेंस है ना, अब बोलो तो लायबिलिटी तो बन गई, लेकिन मैच करना है ना इसको एक्सपेंस के साथ, तो अगले 5 साल खर्चे होंगे, तो अगले 5 साल इसको इनकम में डालना है। लेकिन वो कह रहा है ये फंडिंग जो रिसीव हुई है ये 5 इयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम यकम जनवरी, मैं तो खुश हूँ ऐसी अगला साल, लेकिन हमारे साल में तो 2004 हमारा साल है, 20x4 हमारा साल है, और 30 जून में खत्म हो रहा है। तो यकम जनवरी से 30 जून तक 6 महीने तो हमने ये वाला खर्चा कर लेना है, तो 6 महीने को इनकम में डालना पड़ेगा। तो 150 नजर आ रहा है, ठीक है, उसको आपने, क्योंकि कहीं पे और नजर नहीं आ रहा इसका 6/12 करे, तो ये इनकम में जाना है, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो डेबिट करेंगे फंडिंग, क्रेडिट कर देंगे इनकम। बाकी इस फंडिंग को आपने करंट नॉन करंट में बाइफरकेट भी कर देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग टर्म एसेट्स इन ट्रायल इंक्लूड फ्री होल्ड लैंड ऑफ 20 मिलियन। ये इसलिए बता रहा है कि अगर डेप्रिसिएशन आपको करनी पड़े तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में 20 मिलियन फ्री होल्ड लैंड का भी पड़ा है। फ्री होल्ड लैंड बताया ना अहमद अब आपको, चलो लैंड है, बस लैंड है, फ्री होल्ड और लीज होल्ड में डेप्रिसिएशन हो सकता, लैंड डेप्रिशिएट हो रहा होता है लीज होल्ड में। क्यों? मैंने मिसाल दी थी, 50 आपने 5 करोड़ रुपए देकर 50 साल के लिए जमीन ले ली, ठीक है। अब उसको 50 साल के बाद जाहिर सी बात है वापस करना है आपने, तो वो जो आपने 5 करोड़ लिया, फिर उसकी लाइफ आपके लिए तो वो 50 साल ही है, तो 5 करोड़ डिवाइड बाय 50 साल करके आप हर साल डेप्रिशिएट करोगे, जबकि फ्री होल्ड लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, उसकी लाइफ इंडेफिनिट होती है, ठीक है। तो 20 मिलियन पड़ा है, तो इसलिए ध्यान रखना डेफिनेशन करते हुए। और कलेक्शंस भी हैं 8। अब ये एक नई चीज है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताता चलूं कलेक्शंस क्या होती हैं। जैसे हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, हमारा क्या है, इसकी ना अंग्रेजी पढ़ेंगे थ्योरी पढ़ते हुए, थोड़ी सादा सी बात, बस जितनी बोल रहा हूं इतनी याद रखनी है। हमारा जो स्पोर्ट्स क्लब है भाईजान, मेहरबान कदरदान, उसमें हमने एक बैट रखा हुआ है इंजमाम का, एक जावेद मियां दाद का शारजा वाले छक्के वाला भी हमने बैट संभाल कर रखा हुआ है, और एक सडॉन ब्रैडमैन का भी बैट हमने संभाल कर रखा हुआ है, और इमरान खान और वसीम अकरम की जो बॉल्स थी वो लॉर्ड्स वाली टेस्ट वाली, पता नहीं कोई होगा है ऐसे, वो बॉल्स भी रखी, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा एक छोटा सा म्यूजियम, ठीक है। अब एक पुरानी सी फटी सी खराब हुई सी बॉल, एक टूटा सा निशान ज़दा बैट, इनकी क्या वैल्यू है? हाँ, ये कलेक्शंस हैं। ये क्या हैं?
कलेक्शंस हैं, हमने एक कमरा अलग से बनाया हुआ है, उसके बाहर लिखा हुआ है म्यूजियम, उसके बाहर टिकट लगाया हुआ है। लोग आते हैं, अहमद जैसे आकर टिकट लेते हैं। टिकट लोगे, बैट देखने जाओगे, हेलमेट भी पड़ा होगा वहां पे। जो हेलमेट वो लगा था यहाँ पे, वो ब्रायन लारा को, वो टूट गया था, वो भी रखा हुआ है। जाके देखना तो सही, कितने जोर की शोएब अख्तर की बॉल लगी थी उस हेलमेट, देखना सही, ठीक है। क्रिकेट का शौक रखने वाले चले जाएंगे यार, इसको छोड़ दफा करो यार, ठीक है, ना जाएंगे। तुम्हारे लिए मोहिंजो दाड़ो के नवादरात वाला भी रखा हुआ है। अच्छा, अब ये क्या है, कलेक्शंस। जैसे ऐसे ही, जैसे मैंने ये बोला नवादरात कहीं रखे हुए हैं किसी ने, तो एनपीओज ने अगर अपने पास कोई कलेक्शन रखी है, रेयर चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, तो उन रेयर चीजों की कदर तो वही जाने जिन्होंने रखी हुई है, ठीक है। एंटीक्स पड़ी हैं, तो नॉर्मली ये डेप्रिशिएबल नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, कलेक्शन की निशानी क्या है, अगर मैंने सर डॉन ब्रैडमैन वाला बैट बेचना है ना, तो मैंने वो बेचकर कौन सा बैट, जहीर अब्बास से बैट खरीदना है, जहीर अब्बास का बैट खरीदना है, मतलब कलेक्शन बेचकर फिर रिप्लेस कलेक्शन को ही करना है अपने म्यूजियम के अंदर, किसी और काम के अंदर हमने ये इस्तेमाल नहीं करना। अब नॉर्मली ना ये बैट भी हमने खरीदे नहीं होते। ये जावेद मियां दाद आया था विजिट करने, तो वो अपना बैट पकड़ा गया, बात समझ आई है। वसीम अकरम आया था, बेचारे का मुजस्मा जैसा बनाया उन्होंने हैदराबाद में, तो आया था, बॉल जो है वो लेकर आया था अपनी, कि जी ये मैंने जो है वो सेमीफाइनल के अंदर जो विकेटें ली थी ना, तो ये बॉल फिर मैंने बाद में यूं करके नहीं किया था, वो मैंने रख ली थी, ये संभाली थी, ये आप रख ली, इसके ऊपर लिखे ये वाली बॉल है, मैंने साइन भी ऊपर किए हुए, ये मेरी तस्वीर के साथ आप लोग लें, लगाएं इसको, म्यूजियम में लोग देखने आएंगे आपके। तो ये क्या होता है, हमें एक तरह से ये भी डोनेट ही वही होती हैं, लेकिन ये कलेक्शन ये नहीं है कि इधर वसीम अकरम निकले हो तो उसी बॉल यार 3 डब्बे वाले नो या बोला यार ले जा यार छान बुरा, ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने इन कलेक्शन से रिप्लेस करके कलेक्शन ही लेनी है, ठीक है। तो ये 2 शर्तें होती हैं। अब इसके लिए सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है। एक तो कलेक्शन का आपको समझाया क्या है, ठीक है, उसके बाद इसके बारे में 2 ही बातें याद रखनी है आपने। क्या, नंबर 1, इसको प्रेजेंट करना है आपने नॉन करंट एसेट्स में, प्रेजेंट इन नॉन करंट एसेट्स, लेकिन सेपरेटली फ्रॉम अदर एसेट्स। क्या मतलब, इनको अलग से फेस पे दिखाओ, हमारे पास कलेक्शन ही पड़ी है, ठीक है, सेपरेटली फ्रॉम अदर एसेट्स। ये सारी ना थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, अब आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता ही नहीं चल रहा, थ्योरी में जाएंगे तो ये चीजें पढ़ी हुई होंगी, कुछ रह जाएंगे। ये जो मैंने आपको टेबल नहीं बनवाया, ये टेबल, ये पूरे सफ़े के ऊपर अंग्रेजियां लिखी हुई हैं, वो सारा कटवा दूंगा और कहूंगा फलां टेबल, तो आप ये यूं करके रेफर करेंगे, ये सारे टेबल के अंदर ये सब कुछ इस तरह से चल रहा है। स्लो पॉइजन, यू नो। अब भाई ने तस्वीर खींचनी थी भाई, बाद में, अब फिर जब थ्योरी पे जाऊंगा फिर दिखाऊंगा ये वाला टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब गुजर गया वो तस्वीर खींचने का टाइम। प्रेजेंट इन एनसीए सेपरेटली फ्रॉम अदर एसेट्स। और दूसरी बात, दीज आर नॉर्मली नॉट डेप्रिशिएटेड। नॉर्मली नहीं होते, मैं ये नहीं कह सकता कभी भी नहीं होंगे, लेकिन नॉर्मली नहीं होती डेप्रिशिएटेड, ठीक है ना। तो दीज आर नॉर्मली नॉट डेप्रिशिएटेड। यानी आज के सवाल में मैंने थ्योरी पढ़ाई है बेसिकली, सवाल तो ऐसे बस अब देख लो आपके सामने, ये सवाल में क्या है, कुछ भी नहीं है, 10 मिनट का सवाल है। अच्छा, अब बाकी पढ़ भी लो। लॉन्ग टर्म एसेट्स इन ट्रायल इंक्लूड फ्री होल्ड लैंड 20, चलो ये पढ़ा रहे, कोई मसला नहीं। एंड कलेक्शन ऑफ 8, अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स में ये कलेक्शन ऑफ 8 पढ़ी है तो वहां से निकाल लेना है। क्यों निकाल लेना है, मैं उसको अलग से दिखाना होता है, इन एसेट्स में नहीं शामिल। नॉर्मली डेप्रिशिएट भी नहीं करते, ठीक है, कोई रेट दे पर्चे में तो कर देना, वैसे नहीं करते होते डेप्रिशिएट, ठीक है। आगे वो कहता है कलेक्शंस के बारे में बता रहा है, जो मैं बातें बता रहा था, थोड़ी सी उसने निशानी दी। These collections represent items of such historic value that is worth preserving perpetually. Preserving perpetually का मतलब ये होता है कि उनको हमने बस रखना ही रखना है, मतलब आपने उनको संभाल के रखना है, उन पे खर्चा उल्टा हो रहा होता है। एसिड फायदा देता है, इन पे खर्चा हो रहा होता है, लेकिन फायदा कुछ ना कुछ और नहीं तो बस ऐसे ही निशानी के तौर पे भी रख लेते हैं, काम आ जाती है कुछ चीजें, बहरहाल टिकट लगा देते हैं, बहरहाल प्रिजर्व करना है इनको, ठीक है। और पीएससी इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देम एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, ठीक है। तो आपने इनको संभाल के रखना है। ये परदादा ने हमारे एनपीओ बनाई थी, उन्होंने ये रखे थे एंटीक से, दादाजी ने भी कहा था, बाबा भी यही कह के गए हैं कि बेटा इसको संभाल के रखना, एनपीओ बिक जाए तो बिक जाए, ये कहीं नहीं जाने चाहिए, ये जो तलवारें हैं ना आपके आबाओ अजदाद की, यही नजर आनी चाहिए, ठीक है।
एनपीओ है, ठीक है, तो प्रिजर्व करना है हम, कलेक्शंस है हमारी परपेचुअली इनको, तो इनको अलग रखना है, नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं करते, ठीक है। और लॉन्ग टर्म एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस पे। ऑल द अमोर्टाइजेशन लॉन्ग टर्म आर डेप्रिशिएटेड, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट आर डेप्रिशिएट करेंगे। और ऑल द अमोर्टाइजेशन इज एलोकेटेड टू जनरल ऑपरेशन का मतलब है कि जो भी लायबिलिटी आप इनकम में डालोगे, मतलब जनरल ऑपरेशंस में है, मतलब उसको इनकम एक्सपेंडिचर में फेंक देना है आपने इनकम्स के अंदर, ठीक है। लो जी, सवाल तो हो गया खत्म मेरे ख्याल में, तो नहीं खत्म हुआ। अच्छा, अब तरतीब से चलना है, तो तरतीब ज़्यादा अच्छी तो यही होती है हमेशा कि आप पहले एडजस्टमेंट को पकड़ें और फिर उसके बाद उस एडजस्टमेंट से रिलेटेड ट्रायल के अंदर जो कुछ भी हो वो कर लें। एडजस्टमेंट खत्म हो जाए तो ट्रायल में बचा कुचा जो होता है उसको भी फिर पहुंचा दें, ठीक है। मेरी तरतीब तो हमेशा से यही रही है, ओके। तो कल भी ऐसे ही किया था, सवाल पूरा ना हो पाया, शुमाई किस्मत, ठीक है, लेकिन आज ये भी पूरा होगा, वो भी पूरा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले एंडोमेंट फंड की कहानी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने ना जो तैयारी की थी वो इसी हिसाब से की थी, तो मेरे पास 4 फंड्स आ रहे हैं। जनरल फंड है, फिर एंडोमेंट फंड है, जिम फंड क्या है, वो तो लायबिलिटी है, फंड नहीं है, जिम वाला वो तो लायबिलिटी है, ठीक है। तीसरा फ्रेंचाइज फंड है, बस 3 ही है। यस, जो उधर वो लैंड वाला फंड था, वो जो पैसे पड़े थे पीछे छुपा हुआ, वो भी तो बनाना है। यस, 4 कॉलम्स हैं। कौन कौन से जी? सबसे पहला कौन सा है ना? जनरल फंड, पुराने दोस्तान भूल जाओ फिर, हैं। एंड जनरल फंड है, उसके बाद एंडोमेंट फंड को ई फंड लिख दूं, चलो ऐसे पूरा लिख देता हूं। एंडोमेंट फंड, फ्रेंचाइज फंड, फ्रेंच फ्राइज फंड, अच्छा लोडेड, अच्छा जी, फ्रेंचाइज फंड, लैंड फंड बाद में आते ही, एक आधी लाइन छोड़ के चलते हैं ना, वैसे सवाल मैंने पढ़ लिया इसलिए मुझे तो फायदा हो गया। और टोटल का कॉलम आपका होमवर्क है, हाँ टोटल का कॉलम बना लेना ना, ये आपका होमवर्क है। तो टोटल कॉलम में क्या आना है, कुछ नहीं, जो मैंने लिखवाना है वो सारों का टोटल। अच्छा, अब मजे की बात है, मुफ्त के नंबर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना जी। तो ऐसे ही आपको पर्चे के अंदर मैक्सिमम ये करेगा कि ओपनिंग इकट्ठा दे देगा और तोड़ना पड़ेगा, जैसे आपने मेहताब वेलफेयर, वो पास पेपर का सवाल है, ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है। एक पास पेपर का और सवाल ट्रायल वाला है, वो आपका आज होमवर्क होना है, ठीक है। और फिर एक मैंने आपसे जो सवाल करवाना है होमवर्क में, 2 और सवाल करवाने हैं मुख्तलिफ औकात में, लेकिन सिर्फ डिस्कस करूंगा वो सवाल। एक तो है द सोगुआरो वन, द हैवी वन, सोगुआरो वाला, और एक और उसमें भी 1-2 एडजस्टमेंट्स हैं बस, ठीक है। उसका शायद मैं लेक्चर आपको दूं। और एक और जरा और रीसेंट क्वेश्चन है, इनमें रीसेंट क्वेश्चन में से वो आपसे करवाना है, ओके। आपसे 2-3 सवाल मैंने करवाने हैं, मैंने जो छोड़ दिए हैं वो रिवीजन में करवाऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, अपनी असेसमेंट के हिसाब से। तो तैयार है ना इंशाल्लाह? थोड़ी मेहनत करने के लिए, थोड़ी कोशिश करने के लिए, थोड़ा जज्बा होना चाहिए। अच्छा जी, अब ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है हमें सवाल के अंदर, ट्रायल में ये ओपनिंग गिवन है। जनरल फंड है, एंडोमेंट फंड है, और एक तो लायबिलिटी में जाना है 115। और क्योंकि ये ना पहले पॉइंट के अंदर सिर्फ उसने बात की एंडोमेंट फंड की। चलो ये तीनों पॉइंट्स जो है ना हमने जरा पढ़ लिए थे इकट्ठे ही, ठीक है। तो ये तीनों प्लस जिम फंड, इसको तो ले जाए ना जो ओपनिंग नजर आ रहा है। तो 1147, 1147, 53, ये अभी तक नहीं आया था, शायद इसी साल में आया, तो अभी तक ओपनिंग में नहीं था, ठीक है। और साथ ही इधर देखो, कौन सा फंड है जी? जिम फंड। तो जिम लायबिलिटी लिखता हूं मैं, जिम लायबिलिटी, जिम बिल्डिंग लायबिलिटी, जीबी, जिम बिल्डिंग लायबिलिटी, ठीक है ना। जिम और क्या कह रहा था, जिम्नेजियम और फिटनेस सेंटर, क्या ट्रेनिंग सेंटर जो है, तो ये जिम बिल्डिंग लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अभी बननी शुरू नहीं हुई, शायद बननी शुरू होगी थी तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मेहताब वाले सवाल की तरह नजर आ रहा होता, लेकिन शायद अभी हम पैसे बस इकट्ठे कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ जो है वो ऐलान किया हुआ है, भाई जिम बनाना है, फिटनेस सेंटर बनाना है, अभी पैसे ला दो, तो लोग पैसे ला कर दे रहे हैं, हम अभी इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना नजर आ रहा है इसके अंदर ब्रॉड डाउन?
115। हले थोड़े ना यार, शुरू करो काम। नहीं, थोड़े से और हाल है, काम प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। ठीक, तैयारियां कर रहे हैं। लो जी, अब दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन गॉन। ठीक है जी। अब एडजस्टमेंट, असल में तो ये एडजस्टमेंट में पढ़ रहा था ना। ठीक है, अब वो कहता है फंड फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट हैज, ठीक है, द अबव कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड 15 मिलियन, जो कि कंट्रीब्यूट करना है परमानेंटली। तो हमने कंट्रीब्यूशन को पकड़ लिया। ये तुम 494 आओ तुम्हारे जिन निकालें, तुम गड़बड़ो तो करेक्शन की तरह से जैसे कल किया था। ना समझ आए तो बताना, एंट्रीज कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये असल में वो कर चुका हुआ है। ट्रायल में नजर आ रहा है ना, कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट पूरा 494 से ना, ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर, इसी के अंदर ही वो कितना 15 भी क्रेडिट हुआ पड़ा है। यानी बेसिकली मैं 15 के बारे में कह रहा हूं कि 15 की एंट्री होनी चाहिए थी, 15 की एंट्री होनी चाहिए थी एंडोमेंट फंड, ऐसा ही है, कैश डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट। लेकिन उसने कर दिया, ये होना चाहिए था, उसने कर दिया कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट। तो सही करना है तो क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन को क्रेडिट जो गलत किया हुआ डेबिट कर दोगे और एंडोमेंट फंड को क्रेडिट। अब यही काम यहां पर हमने कर लेना। ये नजर तो नहीं आ रहा होगा आपको, क्या हो, समझ तो आ गया वैसे। चले जी, मैं कह रहा हूं उसने क्या कर दिया, कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट, कंट्रीब्यूशन इनकम बनाने लगा हूं मैं। ठीक है, लेकिन ये 15 के साथ तो नहीं जाती, ये तो नहीं होना चाहिए, ये कंट्रीब्यूशन में नहीं जाना चाहिए। तो फिर रेक्टिफिकेशन में क्या करोगे, इस कंट्रीब्यूशन को डेबिट करके एंडोमेंट फंड को क्रेडिट। अब ये काम डायरेक्ट करना है हमने, ठीक है ना, ये काम डायरेक्ट करना है। तो मैंने कहा आओ 494 तुम्हारे जिन निकालें, 494 की उसने पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशन बुक की हुई है। ठीक है, इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से हमने 15 को निकाल लेना और निकाल कर ले जाना है एंडोमेंट फंड में। अच्छा जी, मैगजीन तो भर ली है ना, ले जी, कितना निकल जाएगा यहां से निकल गया और ये आके। तो देखो ये क्रेडिट नेचर की चीज है, इनकम्स में पड़ी है। ठीक है, तो ये क्रेडिट की चीज कम की, डेबिट निकाली यहां से 15 और इसको जाके फंड में कर दिया क्रेडिट। तो ये भी सारे क्रेडिट ही हैं। ठीक है, यहां पे आके हमने क्या लिख लिया, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके सामने नजर आ रहा है इसमें। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन में जो कंट्रीब्यूशन पड़ा था एंडोमेंट फंड वाला, उसको एंडोमेंट फंड में ही आना चाहिए था, तो हम ले आए एंडोमेंट फंड में। कोई मसला अब समझ आई है। इसी तरह से दूसरे जो एक दो आए थे वो भी ऐसे ही निकल जाएंगे और जहां जाने हैं वहां चलेंगे। अच्छा, अब आगे कहता है, आगे कहता है द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 144 में भी शामिल पड़ा है 6 मिलियन, जिसको हमने रखना था यहीं पे परमानेंटली। तो फिर इसको भी ले आएंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इन्वेस्टमेंट इनकम कहेंगे आओ तुम्हारे भी जिन निकालें। इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है टोटल, 144। इसमें से 6 जो है वो एंडोमेंट फंड में जाना चाहिए था। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया ना, वो तो आइडियल एंट्री थी, मतलब यूं करनी चाहिए थी एंट्री करने वालों को, तो यूं एंट्री करनी चाहिए थी। ये 144 मिसाल के तौर पे आया है, तो 144 कैश में डेबिट करके कितना 6 रुपए एंडोमेंट फंड में क्रेडिट और बाकी 138 इनकम में जाना चाहिए था। लेकिन उसने क्या एंट्री कर दी, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट सारा। तो हम पे सही करने के लिए क्या करेंगे, इनकम को 6 से डेबिट करके एंडोमेंट फंड को क्रेडिट। अब वही काम चल रहा है, तो डायरेक्ट कर रहे हैं। अब बड़े हो गए हैं, अब आप छोटे थोड़े ही हैं, चुन्ने थोड़े हैं, चुन्ने मुन्ने। ये डस्टर दो ना, डस्टर गंद पाता जी है कसमें, कह दिया करो, सानू पता है। ले जी, 144 में से 6 निकल गया डेबिट, आ गया इधर क्रेडिट। ठीक है, तो ये क्या है जी, इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, समझ तो आ गई होगी कि नहीं आई समझ? आसान सा काम है, ये सबसे मुश्किल काम था वैसे। और ये फंड अकाउंटिंग है जिसकी समझ नहीं आती बच्चों को अक्सर, हैं जी। लो जी, कर लो जी कमाई। अभी भी कुछ रहता है, हाँ
पहली बात, देयर इज नो अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट। तो खैर सवाल के एंड पे जाएंगे तो 144 माइनस 8 हुआ पड़ा या 6 जो भी है, बकाया फिर बाहर लिख लेंगे, फिलहाल अब जाने दो, कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसने कहा, ठीक है ना। 144 में से 6 पे रिस्ट्रिक्शन थी ना, निकाल कर जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया, बाकी पे नहीं है तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, ओ माय गॉड, कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएससी इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 5 फ्रॉम जनरल टू। अब आप कहोगे कि जनरल फंड से स्पेसिफिक में तब डालेंगे जब सरप्लस आए। मैं कहूंगा इंतजार क्यों करना, खैर है ओपनिंग पड़ा है ना, जब एडजस्टमेंट आ गई है तो कर दो। ट्रांसफर टू एंडोमेंट फंड, कितना 5, अब देखना 5 यहां से जनरल फंड से निकाल लो और इधर डाल दो, ठीक है। हाँ जी, तो आप ये ना कहना सरप्लस, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं कहा सरप्लस का इतने परसेंट है, तो मैं इंतजार करूं कल वाले सवाल की तरफ से कि पहले सरप्लस आएगा फिर उसके इतने परसेंट निकालूंगा, फिर ठीक है पहले आगे एडजस्टमेंट करो, बस कमाई नंबरों की दबा दब। ले जी, डन डन डन। आगे कहता है फंड फॉर जिम एंड ट्रेनिंग इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड एंड शैल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर बिल्डिंग, ठीक है। द कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड 14 मिलियन टू एक्वायर लैंड। अच्छा, अब जो फंड तो है ना जी, वो तो चला गया उसमें जनरल, उसमें नेट एसेट्स में, लेकिन कंट्रीब्यूशन के अंदर 14 क्या पड़ा हुआ है, लैंड के लिए फंड बनाया, तो इस कंट्रीब्यूशन में से इसको भी निकालो, 14 यहां से करो डेबिट, भाई ये यहां इनकम नहीं बनानी, यहां से डेबिट करो और इसको ले जाओ, एक कंट्रीब्यूशन के आगे लिखा जाएगा। ये बेहतरीन नहीं हो गया, कंट्रीब्यूशन दोबारा नहीं लिखना, पहले लिखा जो है, ठीक है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं, ये थोड़ा सा नीचे ले आए, अब जरा बराबर बराबर लगेगा। जी खान साहब शेर तुसी बड़ा पूरा कीता है, सवाल पूरा नहीं करते तुसी हैं, होमवर्क दे होते, ले आओ भाई इधर, इधर देखो, ये देखो देखो देखो, लो जी, बाकी लायबिलिटी ही है, क्योंकि कहीं पे कोई इंडिकेशन नहीं है बिल्डिंग बन गई है, CWIP भी नजर नहीं आ रहा, होता तो भी लायबिलिटी नहीं था। हाँ, अगर बेहतरीन सवाल कौन सा था, मेहताब वाला, जिसके अंदर बिल्डिंग बन के डेफिसिट होना शुरू हो गई थी, तो फिर लायबिलिटी भी, इस सवाल में क्या है, लायबिलिटी जरूर पड़ी है, बिल्डिंग बनना शुरू नहीं हुई। अच्छा, एक सवाल आपको देना है जो आज होमवर्क में, वो चौंगतार इंटरनेशनल हॉस्पिटल ट्रायल वाला तीसरा और आखिरी सवाल आपका, ठीक है। उसके बाद फिर वापस मैं उन सवालों पे ले जाऊंगा जिन सवालों की प्रैक्टिस थोड़ी सी बेहतर मैं चाह रहा हूं हो जाए, आपको एक एक करके दूंगा और उसको डिस्कस किया करूंगा। आपको मसले में सिर्फ एक पार्ट बी के तौर पे लेक्चर आपको देना है एक सवाल का, बाकी आपसे डिस्कस ही करने हैं। जैसे एग्जेक्टिव क्लब अहमद आपने किया था सॉल्व, जब लेट भी आए हैं, कितने बच्चों ने वो एग्जेक्टिव क्लब पास पेपर 7 किया था, मैंने क्लास के स्टार्ट में पूछा था। अच्छा, वही बच्चे हैं जो सुबह सुबह आ जाते हैं, काम करने वाले वही। हाइब्रिड में कितने बच्चों ने किया, इन सब से हो गया था, मैं बगैर पूछे बता रहा हूं, इन सब से हो गया था। तुम्हें याद नहीं रहा कि तुमने किया था तुमने, हो गया था किया ही नहीं था। हाँ जी, कोई मसला आया था उस सवाल के अंदर, सवाल में कोई मसला था नहीं, तो आपने सवाल करने ऐसे ही डिस्कस करूंगा जैसे पिछला किया 7वां। बाकी किसको मसला है, अगर किसी को मसला होगा अगले दिन पूछूंगा, तो वो टाइम से आकर पूछ भी सकते हैं, और जो लेट हो जाए वो बाद में आके भी पूछ सकते हैं क्लास के, लेकिन क्लास का टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, वो लेट आए हैं इस वजह से। अहमद, क्लास के बाद पूछते हैं तुम्हें क्या मसला है, सारे पिंड में कोई मसला नहीं आया, तेन जो मसला आया हो सकता है किसी और दा भी हो, लाजमी मुझे बताना। आगे चले, लास्ट ईयर ट्रस्टीज ऑफ PSC इम्पोज स्टिपुलेशन टू क्रिएट फंड, और उसमें उन्होंने कहा था कि 3 मिलियन हर ईयर यहां से निकाल कर फेंकते रहेंगे। तो भाई मैं बार बार कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है सरप्लस के आने की, पड़ा हुआ है जनरल फंड में काफी सारा पैसा, तो ये ट्रांसफर भी होगा, ठीक है। बल्कि यूं ना लिख दें, चलो अलग ही लिखना पड़ेगा, ट्रांसफर टू केड़ा फंड है, फ्रेंचाइज फंड। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंटरनल एक्सटर्नल फंड्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, थोड़ा सा ही और है जी। निकालो कितने यहां से, 3 यहां से निकालो, और अच्छा तभी तो पिछले साल भी 3 ही आ रहा है, पिछले साल तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, हर साल 3-3 कर रहे हैं, तो पहले पिछले साल का 3 सामने ही पड़ा हुआ था। ले भाई
यस। एडजस्टमेंट 4 को क्या करना है? इग्नोर। भाई एंड वाले बच्चे को उठा दो जरा, हाइब्रिड में पक्का ही सो गया है। हाँ पीछे वाले को उठा दो इसको। चांद उठ जाओ मेरे चांद, मेरे लाल लाल, मेरे फिलहाल ये वाले लाल, ये ना हो के मेरे ये वाले लाल हो जाओ, पर्चे में गड़बड़ हो जाए। शाबाश मेरे बच्चा। अच्छा जी भाई ये क्या है? कंट्रीब्यूशन रिसीव जो हुआ है उसमें इंक्लूडेड है 8, जो कि रीपेमेंट ऑफ लोन है। मतलब लोन डेबिट या इनकम क्रेडिट या लायबिलिटी क्रेडिट या लैंड फंड क्रेडिट, तीन ही ऑप्शन है ना। तो वो कह रहा है कि ये जो लोन हमने लिया था वॉज ऑब्टेन्ड टू पे एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने एक्सपेंसेस खर्च किए थे। तो इसका मतलब इसकी तो एंट्री क्या होनी है? लोन डेबिट इनकम क्रेडिट। अब वो कह रहा है कंट्रीब्यूशन में ये 8 भी पड़ा है, पड़ा रहे, क्यों निकालना? जाना जो उधर ही है, जाना जो उधर ही है, तो इसको इग्नोर करना है। ओके नेक्स्ट, गवर्नमेंट फंडिंग was received to support PSC general operations for 5 years starting from 1st January। तो गवर्नमेंट फंडिंग मैंने इधर लिखा तो शोर मत जाना है, नहीं मैंने इधर लिखा तो भी शोर मत जाना है, तो मैं दोनों जगह लिख लेता हूं। अब गवर्नमेंट की फंडिंग कितनी है? 150। अब 150 गवर्नमेंट फंडिंग इनकम, गवर्नमेंट फंडिंग इनकम 150 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन इस साल तो सिर्फ 6 महीने जी, 15 रुपए। अब ये इनकम है, लेकिन डबल एंट्री क्या बनती है? डबल एंट्री क्या बनती है? इधर देखो जरा, गवर्नमेंट फंडिंग कितनी है? 150, ठीक है। इसमें से कितना इनकम में गया है? 15, वो वर्किंग वहां हो गई, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी है? देखो ये 15, ये लायबिलिटी डेबिट और ये इनकम क्रेडिट, कितना बच गया? हाँ, लेकिन ये 135 मैंने इधर नहीं लिखा, क्योंकि ये सारे का सारा 135, ओहो ये तो इधर लिखना था, आई एम सॉरी जी, 135 मैंने इधर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा इधर भाई? क्योंकि अगले 1 साल के अंदर भी कुछ इनकम में चला जाना है, ठीक है। तो 150 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये पूरा 30 अगले 1 साल इनकम में बनना है, चला जाना है। तो यहां पर 30 माइनस कर दो, 105 आ गया। ये जनाब है वही 135 की लायबिलिटी, लेकिन करंट नॉन करंट में तोड़कर हमने वखा दी। ले लास्ट, सेकंड लास्ट है वैसे तो। लॉन्ग टर्म एसेट्स जो ट्रायल में पड़े हैं, हाँ पड़े हैं, कितने हैं? एक तो फुटे से पता लगेगा। ये 428 जो है ना, इनमें को मसला है। क्या मसला है भाई? ये 428 जो है ना, अच्छा ये गवर्नमेंट फंडिंग लायबिलिटी जो है, इसका लेजर बनाने की जरूरत है? इजी है, गवर्नमेंट फंडिंग लायबिलिटी है, सिंपल सा लायबिलिटी का लेजर, ठीक है। ट्रायल से उठाकर लिख लो। अच्छा सुनो, मैं तो कहूँगा फ्री होल्ड लैंड जो है, ये लॉन्ग टर्म एसेट जो है, पीपीई कह दो इनको अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है तो। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स कितने, क्या क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था ट्रायल में? नाम क्या लिखा हुआ? लॉन्ग टर्म एसेट्स ही लिखा हुआ है ना, मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे है पीपीई लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। एज पर ट्रायल 428 नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा अब अगली बात, इसमें कह रहा है कि 20 मिलियन का फ्री होल्ड लैंड पड़ा है, तो क्या करें भाई? क्या करें? पड़ा है तो पड़ा रहे, बस डेप्रिशिएट करते हुए ध्यान करना, ठीक है। अच्छा अगली बात, और कलेक्शन भी पड़ी है, ओ इस कलेक्शन को निकालना पड़ेगा। अब देखो मेरा मशवरा तो ये है कि आप ये 428 को ही सही कर लो तो बेहतर है, सिर्फ इसलिए कि आसानी रहेगी आपको डेप्रिसिएशन करने में। बाकी एंट्री तो ये बनती है, देखो एंट्री तो ये बनती है कि इसमें क्या पड़ा है? 8, कलेक्शन का कितना पड़ा है? 8, तो 8 को यहां से निकालना है,
यहां से निकालकर यहां पर आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को अलग रखना है। ये तो आपको वर्किंग नंबर 2 से मिलेंगे और ये कलेक्शंस को आपने अलग रखना है। तो एंट्री ये पढ़नी है, उधर से क्रेडिट करके इधर ये डेबिट कलेक्शंस अलग से यहां से निकाल दो, क्रेडिट करके वहां डेबिट। ठीक है, तो ये क्या है, कलेक्शंस। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूं और 428 -8 करके डेप्रिसिएशन कर दूंगा। -8 भी करना है और -20 लैंड का भी करना है। और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो मैं यूं भी कर सकता हूं, 428 -8 लिख के यहाँ 420 कर दूं, लेकिन फिर यहां पर ये नजर नहीं आएगा, ये ऐसे करके शो करना है। क्या पसंद करेंगे, पहले वाला पसंद कर रहे हैं, चले अच्छी बात है। फिर डेप्शन निकालते हुए जरा ध्यान रखना कि ये किस नए तरीके डेप्शन निकले, कोई नया तरीका नहीं है डेप्शन निकालते हुए, बस वो फिगर सही की है। ठीक है, तो 8 रुपए कलेक्शन वाले भाई इन एसेट में से निकाल दो, क्योंकि कलेक्शन के बारे में क्या रूल है, इनको अलग से शो करना है बैलेंस शीट में। तो यहां से क्रेडिट और बैलेंस शीट में डेबिट। ठीक है जी, अब बाकी फिर क्या रह गया, सिर्फ डेप्रीसिएशन निकालना रहेगा। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन यही वर्किंग कर लें या वहां पे कर लें, डेप्रीसिएशन इधर देखो यहीं पे करते हैं, बेहतर है। डेप्रीसिएशन निकालनी है तो 428 -8 -20, ठीक है, इनटू, अब ये क्या थी, बुक वैल्यू ही तो थी, और जब ये दोनों बीच में निकल के तो बाकी बुक वैल्यू ही बचनी है, तो बुक वैल्यू पर ही रेट लगना है। रिड्यूसिंग बैलेंस क्या रेट है सवाल में गिवन, 20%। तो आंसर क्या आ गया, 80। डबल एंट्री देखना जरा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लॉन्ग टर्म एसेट्स का, तो ये वहां पे मैंने वर्किंग कर दी है माजरत के साथ, तो वहीं पे शो कर दो वर्किंग टू 80। ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट खुद क्रेडिट। ठीक है, हाँ जी, ये समझ आता है। हाँ, ये जो मैंने किया ये वाला काम, ये समझ आ रहा है, चलो शुक्र है। हाँ जी, उसके बाद ये तो खत्म नहीं हो गया, अब बस रह क्या गया है, ट्रायल। अब ट्रायल में से जो जो चीजें उठ गई वो उठ गई, बाकी सिंपल पोस्ट करनी है। नहीं समझ आ रही बेटा, क्या हुआ, पक्की गल है, तो ये सेट है, नहीं देख हो जानी है सेट, ध्यान में पढ़ो। ये सारा कुछ चला गया ओपनिंग ट्रायल से, लॉन्ग टर्म एसेट्स जा चुके, इन्वेस्टमेंट्स खामोश हो तो लॉन्ग टर्म ही अज्यूम किया करो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यहां पे शुरू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितनी जी, इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है, मैंने लॉन्ग टर्म अपनी तरफ से लिख दिया था, माजरत चाहता हूं, लॉन्ग टर्म ना लिखे पर लिखे नॉन करंट में, इन्वेस्टमेंट्स 1 2 जी। गवर्नमेंट फंडिंग जो है वर्किंग 3, गवर्नमेंट फंडिंग एक लायबिलिटी है, तो एज पर ट्रायल 150 की नजर आ रही थी, हमने इसमें से कहा जी इनकम एक्सपेंडिचर में फेंक दें 150 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6/12 यानी कि 15, तो बाकी क्लोजिंग बैलेंस कितना है। अब 135 जो है ये टोटल लायबिलिटी है, जब अगला साल आना है, जब अगला साल आना है, जो कि नहीं है, वह वैसे आपके सामने बना देता हूं, ठीक है, जब अगला साल आना है तो ब्रॉड डाउन बनेगा 135। अब अगले साल तो इनकम एक्सपेंडिचर में पूरा 150 ओवर 5 30 इनकम में जाना है, और अगले साल भी लायबिलिटी में रह रहा होगा 105। अब ये हमने बताया है इस साल में खड़े होकर कि ये करंट लायबिलिटी है, मतलब अगले एक साल में इनकम बन जाएगी, और ये अगले एक साल में भी इनकम नहीं बनेगी। बाकी ये मैं बता दूंगा फिर आपको इसको बाइफरकेट, मैंने गवर्नमेंट ग्रांट में तो आपको मना कर दिया था, नहीं भी कहता तो आप कर दूंगा मना, ठीक है, बाइफरकेट नहीं करना, कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये मैंने कहा था बना दूं 12, तो ये 135 को हमने तोड़ा हुआ है करंट में और नॉन करंट। ओके, अच्छा कहाँ था मैं, ये कहाँ आ गया हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट्स लिख ली थी मैंने,
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लिख ली थी, आगे बढ़ो। लॉन्ग टर्म एसेट्स बेटा लिखे हुए हैं ना लेजर में, वो लेजर क्लोज करते हैं अभी, लेजर क्लोज करने बाकी है ना अभी, ठीक है, ट्रायल पूरा कर रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, एक्रूवल, प्रीपेमेंट, कैश एंड बैंक है भाई, इकट्ठा लिखवाना बड़ा पेट्रोल लग जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन, करंट लायबिलिटीज में आकर लिखा हमने शॉर्ट टर्म लोन्स कितने हैं जी, 17 के। उसके बाद एक्रूवल और प्री पेमेंट्स हैं, तो प्री पेमेंट्स पता नहीं कौन सी है, बस प्री पेमेंट्स ही लिख दो, कितनी, डेबिट साइड वाली प्री पेमेंट्स होंगी, पता है ना, डेबिट साइड वाला एसेट होगा ना। और दूसरा क्या है, एक्रूवल्स, ये कितने, 11, ठीक है। और कैश एंड बैंक है, एट बैंक लिख लो, कितना, 43, ठीक है। तो ये तो जनाब एक चक्कर में सारा सामान आ गया हमारा। अब आगे जाते हैं जी, आगे क्या पढ़ा है, फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स, ये नेट प्रोसीड्स गिवन है तो भाई अच्छी बात है, नेट प्रोसीड्स ले लो, सॉरी फी फॉर सर्विसेज भी है। और अगला क्या है, ये 15, ठीक है। तो 340 और 15, 340 क्या है जी, फी फॉर सर्विसेज, कितना, 340 है ना, ओके। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, फंड रेजिंग, थोड़ी सी जगह बना रहा हूं जी, अच्छा जी, फंड रेजिंग नेट करके उसने दे दिया है, तो नेट में क्रेडिट साइड पे नजर आ रहे हैं, डेबिट साइड पर, तो फिर इनकम में शो कर दो नेट करके, ठीक है। तो फंड रेजिंग, भाई जरा असगर लिखना, ये नेट ग्रॉस, इवेंट वाला नेट ग्रॉस, और गवर्नमेंट फंडिंग वाला करंट नॉन करंट, मैंने को बताना फिर। वन फंड रेजिंग इवेंट कितना, 15, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, ये देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 494 है, यहां से उठ गया है, यहां से ले गए हैं, आगे इंशाल्लाह एडजस्टमेंट भी हुई पड़ी है। गवर्नमेंट फंडिंग चला गया है, 144 यहां से उठ गया है। हाँ, ये 3 रहते हैं, सैलरीज, रेंट और अदर एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, अदर एक्सपेंसेस। 403 रेंट, 354 ये सैलरीज है, रेंट एक्सपेंस होता है ना, सैलरीज एक्सपेंस जी, कितना, 354। और बाकी क्या है जी, अदर एक्सपेंसेस 46। लो जी, सवाल खत्म, सारा ट्रायल खत्म हो गया। अब इनको भी टोटल कर दो, $478, ये सारे हो गए। नेट में सरप्लस क्या आ गया, कोई मसला है, एक मिनट, यहां से भी देख लो ये, अच्छा जी कितना, अच्छा हाँ 460, ये वाला, अच्छा ये 138, ठीक है जी। अब सही है, अब सरप्लस बता दो, बल्कि सारे लेजर भी एक बार खत्म कर लो, ये ना कुछ यहां से निकला। अब देखो ये लायबिलिटी है, ये चुप करके लायबिलिटी ही रह गई, ठीक है जी। अब ये पक्की बात है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, क्योंकि अभी तो बिल्डिंग बनी नहीं है। तो इसका क्या नाम है जी, जिम बिल्डिंग एंड ब्ला 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 लायबिलिटी। तो इसकी तो वर्किंग करना भी वारा नहीं खाता था, लेकिन वो मैंने इसलिए कर दी कि ताकि आपको ओपनिंग बैलेंस पहुंच जाए आपके। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्लोजिंग बैलेंस लेजर में से बता दो, 460 में से 8 चला गया था, 20 रह गया था, 420 में से 80 गया, 340, ये 300, ठीक है। गवर्नमेंट फंडिंग पहले ही पहुंचा दी थी, वो तो बाद में आपने लेजर बनवाया जी। बताएं जी, सरप्लस या डेफिसिट, 320 का जी, 90 का सरप्लस, 300 कुछ भाई कह रहे थे,
फिर रहने दें उनकी बात। अब ये 90 जो है ये आपका क्या आ गया जी, सरप्लस, ये जनरल फंड में आना है, ठीक है जी। तो जगह बन गई, थोड़ी सी क्लोजिंग को ऊपर ला सकते हैं। जी क्लोजिंग करा दें, क्लोजिंग करा दें। 1229 76 ये आपने बना लेना, ठीक है। अब यहां पे आके हमने लिखा जनरल फंड, वन 1229। नेक्स्ट है जी एंडोमेंट फंड 76। फिर जी फ्रेंचाइज फंड और जी लैंड फंड 14। इधर कहीं आके टोटल हो रहा है। जी 160 और डेबिट साइड इसका ऐसे 160। ले आओ भाई पिक्चर जल्दी से, पिक्चर जल्दी से ले आओ। लगाओ। बेहतरीन आती है अहमद वाली। ये तो लगी नहीं यार, कहाँ है? कौन सी है इनमें से? चलो उतार लो, गुजारा होगा, ये ले जाओ। हाँ भाई कोई मसला इस सवाल में है तो पूछ लें, तस्वीर का गुजारा ही हुआ है लेकिन बहुत बेहतर होगी। जी बेटा क्या? क्योंकि ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए पैसे आए हैं, ये यहाँ पे रूल बनाया ना हमने, ये स्टैंडर्ड कहता है हमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीयू ने ये लिखा हुआ है। कहाँ ले जाएं इसको आपके ख्याल में? लाइबिलिटी ने ले जाएं तो लाइबिलिटी ने फिर बाद में अल्टीमेटली कहाँ जाना है? नेट एसेट्स में ही जाना है, लेकिन वो तो तब जाना है जब डेप्रिशिएबल एसेट हो, साथ साथ डेफिसिट हो और वो साथ साथ सरप्लस का हिस्सा बन के वहां से होके जनरल फंड में आ जाए, फंड्स में। तो ये तो होना नहीं है इसका, इसलिए वो कहते हैं सीधा ही नेट एसेट में फेंक दो, ठीक है। अच्छा जी लें जी, अब इस सवाल को भी पूरा करना रह गया था। एडजस्टमेंट्स हमने सारी इसकी कर ली थी, अगर आप गौर करें तो ये कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा, मुझे लगता है आपको गुजारा हो रहा होगा, ठीक है। अब इसमें भी ट्रायल रह गया था, एडजस्टमेंट सारी पूरी हो गई थी, हाँ डेप्रीसिएशन रहती थी। हॉस्पिटल बिल्डिंग 5% डेफिसिट होनी थी, वो तो कर ली थी हमने, और अदर एसेट्स जो हैं वो 10% रिड्यूसिंग बैलेंस से होने थे, और अदर एसेट्स ये कॉस्ट है 320 और इनकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी? 100। तो इनको नेट कर देंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी, जिसको डेप्रिशिएट कर देंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अदर एसेट्स का यहां पे आकर लिखें, यहां पे अभी अदर एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे जी? बोले
400 नहीं 320 माइनस 100 ये हो गया जनाब 220 इंटू 10% बोल रहे हैं वो, बोलो 22। ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कल पूरा किया था, इस सवाल को पूरा करना था ना यार। वैसे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अदर एसेट्स क्रेडिट, ठीक है। अब मैंने ट्रायल वाला लिखा ही नहीं फिलहाल यहाँ पे, चलो कोई नहीं लिख लेंगे। अब ये डेप्शन तो आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब एडजस्टमेंट से सारी पूरी हो गई। पहली एडजस्टमेंट उसने कहा था जी कंट्रीब्यूशन में 120 पड़ा है जो बिल्डिंग का है, तो हमने यहाँ से देखो नहीं, कंट्रीब्यूशन में 55 पड़ा है जो बिल्डिंग का है, तो हमने 55 यहाँ से निकाल कर ये बिल्डिंग में डाल दिया था 55, याद आ रहा है। उसके बाद ओपनिंग में उसने कहा था कि जी 120 जो है वो हॉस्पिटल बिल्डिंग की लायबिलिटी है। ये देखो ओपनिंग इधर आ रही थी 120, ये सब कुछ कल किया हमने। रिसर्च फंड का ओपनिंग, अब ये रिसर्च फंड क्योंकि इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड था तो रिसर्च फंड आपका ये आ गया था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में, ठीक हो गया। उसके बाद कंट्रीब्यूशन 55 मिलियन का हमने कहा जी हॉस्पिटल में डाल दो, यहां से निकाल के हॉस्पिटल में डाला हुआ था। 65 मिलियन का आपको मटेरियल रिसीव हुआ था, भाई ने ट्रक भेजा था, उसकी एंट्री नहीं की हुई थी, तो एंट्री हमने कर ली थी। एंट्री क्या की थी हमने, CWIP डेबिट, ये 65 से CWIP डेबिट और ये 65 से आपने लायबिलिटी क्रेडिट की, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी 1 अप्रैल को, तो हमने फिर इस बिल्डिंग को ये CWIP को डेबिट करके बिल्डिंग को कर लिया था क्रेडिट, और फिर उसको 1 अप्रैल से ऑनवर्ड्स डेप्रीशिएट किया था। डेप्शन एक्सपेंस 15 रुपए का रिकॉर्ड किया था। ये सब कुछ कल हुआ ये, ठीक है। और साथ ही जो अगला काम करना है वो ये करना है कि आप जितनी बिल्डिंग डेप्शिएट हुई थी उतनी ही इस लायबिलिटी को भी आपने इनकम एक्सपेंडिचर में डालना था। कितना है जी टोटल इसका टोटल क्या बनता है, 120 जमा 130 जी 200। अब ये 240 के साथ आपने क्या करना है, नशर, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन कैसे निकाली थी आपने, 5% इंटू 9/12, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, बल्कि वहां भी जाके लिखता हूं मैं ताकि हशर नशर आमने सामने आए आपको। ये देखें हाउस बिल्डिंग इनकम बना है, लायबिलिटी से इनकम बना है, कैसे 240 आप बोल रहे हैं इंटू 9/12 जी, आंसर 9 से। एंट्री डबल एंट्री ऐसे बनेगी, डबल एंट्री जरा बोलते हुए बनाओ ना, ये लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट, ठीक है। ये काम हमने कर लिया। उसके बाद बस ये तो डेप्शन अभी हमने ली है। अब रह गया सिर्फ ट्रायल पोस्ट करना। ट्रायल में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये उठाकर हम ले गए थे, आपके लेजर में पड़ा हुआ ऐसा ही है। उसके बाद कैश एंड बैंक 60 का कैश एंड बैंक, 60 का कैश एंड बैंक, वैसे आज ये सवाल हो जाना चाहिए पूरा। कैश एंड बैंक कितना 60, अब बस बैलेंस करना रह जाएगा एंड पे, बाकी तो सर के आने से पहले फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेडिसिन एंड सप्लाईज की। क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री वैसे पहले आनी चाहिए थी, चलो खैर, इन्वेंट्री मेडिसिन सप्लाईज। वैसे मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं तो कर सकता हूं ना, ये बेहतर होता है। बाकी को अल्लाह माफ करे, कोई मजबूरी नहीं है, बस और हो गया तो मर नहीं जाओगे, खैर है, कोशिश अपने से करनी है कि आप इस तरह से चलें, ठीक है जी। कितना इन्वेंट्री मेडिसिन 14, अच्छा 14 और 60। नेक्स्ट जल्दी से देखो ट्रायल में क्या बच गया, और 281 भाई ये तो फेस पे चला गया था, ऐसा ही है ना। और उसके बाद ये फेस पे गया था और इसको सही भी कर लिया था हमने, 226 भी निकाल लिया था। ओके नेक्स्ट 332 ये भी चला गया, ये भी गया। ये 320 माइनस 100 नहीं गया, इसको ले जाओ। 320 माइनस 100 मैंने कहा था ना, ये ट्रायल से लेकर नहीं आया, तो ट्रायल से ले आए। 320 माइनस 100, ठीक है, यही बनता है ना 220 है। अच्छा, उसके बाद ट्रायल में क्या रह गया, लो मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज, ये तो एक्सपेंस है। मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड कंज्यूम कितना 76 का खर्चा। नेक्स्ट 19 के अदर एक्सपेंसेस हैं, तो अदर एक्सपेंसेस बिल्कुल ट्रायल से उठाकर चीजें बस लिखते जा रहे हैं जो रह गई हैं। एडजस्टमेंट वालों को पहले देख लिया था, कितना आसान काम होता है ये वाला। पेबल्स हैं
अहमद ये आसान लग रहा है या पिछले सवाल आसान थे? ये बहुत आसान है, सिर्फ आसान नहीं, बहुत आसान है। पेबल्स कितने जी? 17। और क्या है? लेकिन लेट आने से तो नहीं ना। रिसर्च कॉस्ट, मैंने कहा था इसको कहां पे फेंकोगे? रिसर्च फंड में ही ले जाओ, क्योंकि जब पैसे अलग कर रहे हैं तो फिर उसके खर्चे भी वहीं पे। तो ये जनाब हमारा जो रिसर्च फंड बना हुआ था ना जी, इस रिसर्च फंड के अंदर यहीं पे सरप्लस आएगा इंशाल्लाह हमारा भी थोड़ी देर में। और यहीं पे आपने ट्रांसफर भी लेना हो तो यहीं पे लेते हैं, ठीक है, ट्रांसफर जहां पे भी करना हो। और यहीं पे रिसर्च एक्सपेंसेस आएंगे। रिसर्च एक्सपेंसेस कितने हैं? ये 33। एक्सपेंसेस में लेके नहीं जाना, इसका खाता अलग यहीं पे रखना है, पैसे अलग करके इसके लिए रखते हैं। और सर तो नहीं आगे कहीं? देखो लगता है सर का वैसे टाइम तो हो गया, तो बस यही पॉइंट करने वाला था। बाकी तो ओपनिंग फंड जा चुका और सैलरीज एक्सपेंस रहता है, तो अब इसको पूरा कर लेना बस। सैलरीज, ठीक है, कितना सैलरी एक्सपेंस? 50। लो, अब बस आपने जो करना है वो आपके सामने है, ठीक है। इसका सरप्लस निकालना है, इन 2-4 लेजर्स को क्लोज करना है, फंड्स को क्लोज करना है। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ठीक है जी। अच्छा, अब ये 2 सवाल तो हो गए हैं। देखो जरा वो कौन से नंबर पे है सवाल? सुगवारो लिमिटेड, हैवी सवाल है, वो आपने आज करना है। सुगवारो लिमिटेड, जल्दी से देखें। अच्छा चलें उसको छोड़ें, चौंगतार इंटरनेशनल हॉस्पिटल देखें। 14 है गालिबन, 14 पास पेपर 14 गालिबन, ऐसा ही है ना। ये वाला सवाल ट्रायल वाला ये आपका होमवर्क है, ओके जी, ठीक है। पास पेपर 14 होमवर्क है, पास पेपर 14 होमवर्क है। और 7 जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।